Okay, students, am I audible? Yes. So, we have studied till now is what we have studied is we have studied about the significant figures. Okay, ना? How they are used, and we have also studied the डायमेंशनल एनालिसिस की एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है ना. जैसे मैंने आपको सिखाया था कि एक सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर मीटर से लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है. मैंने आपको बताया इंच से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना सिखाया. ठीक है ना. तो जो ये भी मैंने आपको प्रोसेसेस सिखाए हैं, ये सब आपके आगे बहुत काम आएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे रिगार्डिंग कंसंट्रेशंस. ठीक है ना, रिगार्डिंग कंसंट्रेशंस. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि ओके, अभी हम देखेंगे क्या ये उल्टा तो नहीं चल रहा है. ओके, विल सी इट. तो अभी हम क्या देखेंगे बेटा, अभी हम ये देखेंगे कि आगे क्या पढ़ना है. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन. फॉर इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं, हमारे केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ होते हैं कि कैसे हमारे केमिकल्स जो है आपस में कंबाइन होंगे. ठीक है ना. आपने पढ़ा होगा कि जैसे सोडियम और क्लोराइड रिएक्ट होता है तो NaCl बनता है, लेकिन अगर सोडियम और सल्फेट रिएक्ट करता है तो Na2SO4 बनता है. ये 2 क्यों लगा और ये वहाँ पर 1 क्यों रहा, मतलब NaCl पूरा क्यों रहा, Na2Cl क्यों नहीं हुआ. इसके क्या है, लॉज हैं. ठीक है बेटा, लॉज हैं. तो दिस आर जो ये लॉज होते हैं, ठीक है ना, जो आपकी हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं कि आप केमिकल फॉर्मूला अपना लिख पाओ, इसमें हेल्प करते हैं. तो ये जो हेल्प करने वाले लॉज होते हैं उन्हें कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. और ये कितने होते हैं ये देखना है, अब हमें दिख रहा है ना आपको बेटा. ठीक है. तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज कैसे. ठीक है ना. तो देयर आर 5 लॉज. कितने बेटा, देयर आर 5 लॉज. ठीक है ना, जो ये बताते हैं कि कैसे हमारा रिएक्शन होगी, कैसे कंबाइन होगा. ठीक है ना. तो 5 बेसिक लॉ है. पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है ना. पहला लॉ आपका क्या है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है ना. क्या कहता है ये लॉ कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड. आप लिखोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लिखोगे मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है ना, इतना लिखेंगे. तो इस लॉ से हमें समझ के आता है, हमने पढ़ा होगा, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है ये लॉ. ठीक है ना. क्या लॉ पढ़ा है हमने कि जो हमारा मास होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो हमेशा बराबर होता है. ठीक है ना. क्यों, क्योंकि मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. ठीक है ना. ठीक है ना. तो एक केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का मास है और जो रिएक्टेंट का मास है वो क्या होगा, सेम होगा. ठीक है ना. तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है ना, प्रोडक्ट. ये हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ऑलरेडी मैं आपको एक बार आपकी क्लास हुई थी 10th में, तब भी मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जब मैं आपको क्या करा रहा था, सॉल्यूशन सिखा रहा था कैसे करते हैं, क्या लिखना है. ठीक है ना. तो मैंने आपको समझाया था कि मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है. ठीक है ना. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमें ये बात समझ में आती है कि इसके दोनों का मास बराबर होगा. बस हमें ये देखना है एंड इट विल, हम अगर इसको इक्वल कर देंगे तो हमारा जो है जो रिएक्शन है वो प्रॉपर बन जाएगी. ये पहला लॉ है. दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ठीक है ना. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है लॉ बेटा, इट स्टेट्स दैट, लिखो बेटा, इट स्टेट्स दैट every chemical compound will contain a fixed and constant proportion by mass of its constituent elements. ठीक है ना, of its constituent element. ठीक है ना. इसका एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो. देखो क्या होता है, आपके नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन में बहुत सारी ऑक्साइड्स बनाता है.
ठीक है ना। देखो आपको पास NO अवेलेबल है, NO2 अवेलेबल है, N2O अवेलेबल है, ठीक है ना, और N2O5 अवेलेबल है, ठीक है। इतने तरह के आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड्स अवेलेबल है, ठीक है ना। हर एक में जो है वो प्रोपोर्शन उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना, प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग जगह अलग अलग प्रोवाइड करी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1:1 के रेशियो में है, या 1:2 के रेशियो में है, या 2:1 के रेशियो में है, और या 2:5 के रेशियो में। इस रेशियो में जब हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन को आपस में मिलाया तो ये हमारे पास अलग अलग ऑक्साइड्स बनी। ये क्यों बनी? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारी अलग अलग वैलेंसी शोज़ कर रहा है, अलग अलग वैलेंसी शो कर रहा है, जिसको आप क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हो। आपने पहले पढ़ा हुआ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 10th में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है कि जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एक कंपाउंड का होता है 0, एक कोई एक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, दूसरा अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसका रिडक्शन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। तो अभी समझने के लिए देख लेंगे कि डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब हर एक का प्रोपोर्शन सेम रहेगा, ठीक है ना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कह रहा है कि जिस प्रोपोर्शन में वो मिक्स होते हैं वो प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। स्टॉक्योमेट्री उनकी मेंटेन रहेगी। स्टॉक्योमेट्री का मतलब क्या होता है, कितना कितने से मिल रहा है, ठीक है ना, कितना कितने से मिल रहा है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपका क्या कहता है, आपको समझ में आया? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपका क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपका ये कहता है कि जब भी दो आपके जो कंपाउंड्स हैं वो जो मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, डेफिनेट एक प्रोपोर्शन में मिलेंगे, ठीक है ना। कोई एक कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो खाली उतना ही रहेगा। बस मान लो कि मेरे को पता है कि हाइड्रोजन अगर मैं 2 ग्राम्स हाइड्रोजन रखूँगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन रखूँगा तो क्या होगा, वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलेगी और H2O बनाएगी। इसका मतलब अगर मैंने 18 ग्राम ऑक्सीजन रख दी तो उसमें सिर्फ 16 ग्राम इसके साथ मिलेगी, बच्चा 2 ग्राम एक्स्ट्रा रह जाएगा और वो रिएक्ट नहीं करेगा। ये बात आपको समझ में आई बेटा? ये बात समझ में आई? इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। तो लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं इससे, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया, इसकी डेफिनेशन लिख लिया ना बेटा, इसकी डेफिनेशन लिख लिए और समझ में आ गया है कि क्या होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो कई एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो जाता है कि ये प्रोपोर्शन, ये लॉ एकदम सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे एग्जांपल दिया था, इसमें ये कहता है कि इफ़ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म 1 और मोर देन 1 कंपाउंड, जैसे यहाँ पर बन रहा है, अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है ना, मोर देन कंपाउंड, द मासेस ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँ, इसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, 2 ग्राम्स हाइड्रोजन ले रहा हूँ, ठीक है ना, और 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहा हूँ, बन के कितना मेरा बचा, 18 ग्राम्स वाटर बन गया। देखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, 2, 16 और 18, ठीक है ना, 2 + 16 = 18, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं 4 ग्राम हाइड्रोजन ले लूँगा और ऑक्सीजन कितना लूँगा, 32 ग्राम्स, तो मेरा कितना बनेगा, H2O कितना बनेगा मेरा, 36 ग्राम्स बनेगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई बेटा आपको, कि देखो जब मैंने इनको मिक्स किया, अभी भी अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या रेशियो आया इसका, अगर मैं देखूँ 16:18 का रेशियो यहाँ पे था, यानी कि ये कितना रेशियो था, इसका रेशियो था, और वही रेशियो 32:36 का है नहीं है। क्या करना है, बस 2 से डिवाइड करना है, 2 8 16 और 8:9, यहाँ भी 8:9, 4 8 4 9 था 36। ऐसे इसको भी देखेंगे तो 1:18 में है, ये 1:18 में है, ठीक है ना। यहाँ पर भी कितना है, देखो बेटा, सॉरी ये 2:18 में है, यहाँ पर कितना है, 4:36 में है, तो यहाँ भी 1:9 दिख रहा है, यहाँ भी 1:9 दिख रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका क्या कहता है
कि इसका जो हमारा रेशियो रहेगा वो एक कांस्टेंट रेशियो रहेगा, मतलब रेशियो है जो मल्टीपल अलग अलग प्रोपोर्शन में भी अगर आप मिलाओगे तो उसका जो रेशियो है, जो उसका रेशियो है, सिंपल रेशियो जो है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने लिख लिया था कि इसके लिए लिखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिखेंगे, इफ़ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the mass of one element that combine with the fixed mass of other element are in ratio of small whole numbers। ठीक है ना, ये समझ में आया? ठीक है ना। फोर्थ लॉ इज Gay-Lussac's लॉ ऑफ gaseous वॉल्यूम्स। ठीक है ना, Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है ना, ये एक नया लॉ है, ठीक है ना, जो आप पढ़ेंगे। ये कहता है व्हेन गैस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, जब मान लो एक आपकी केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ जिसमें गैस प्रोड्यूस हो रही हो। फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं हम, मेटल प्लस वाटर, नहीं मेटल एसिड्स को ले लेते हैं, मेटल प्लस एसिड ले लेते हैं। ठीक है ना, प्लस HCl gives NaCl plus H2। This is a reaction where hydrogen gas is released। ठीक है ना, where hydrogen gas is released। ठीक है ना, ठीक है ना। This is a reaction where hydrogen gas is released। You can see मैंने इसको बैलेंस किया है, देखो बेटा 2Na, ठीक है ना, 2H H2 और Cl2 समझ में आ रहा है ना बेटा? ये दिख रही है ना रिएक्शन? यस, दिख रही है आपको। ठीक है, तो क्या है बेटा ये Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ ये कहता है, ये लॉ ये कहता है कि जब आपकी गैस प्रोड्यूस होती है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर इस रिएक्शन का टेम्परेचर और प्रेशर मैं क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, जो टोटल अमाउंट ऑफ गैसेस हैं वो बराबर रहेंगी, इधर भी और इधर भी। ठीक है ना, ठीक है ना। एक और एग्जांपल और इसका है, देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है ना, तो मान लो आपकी हाइड्रोजन कितनी है 100 ml, ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है 50 ml। ठीक है ना, तो जब ये कंबाइन होनी चाहिए, तो ये कितनी बननी चाहिए बेटा, कितनी बननी चाहिए, देखो ध्यान से देखो, ये कितनी बननी चाहिए। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना, एक है, दो है और ऑक्सीजन एक है। ठीक है ना, तो 2 पार्ट्स हाइड्रोजन के और 1 पार्ट ऑक्सीजन का होना चाहिए। मतलब जब मैं इसको तोड़ूँ तो मेरे को 2 पार्ट्स ऑक्सीजन का और 1 पार्ट हाइड्रोजन का मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन के हिसाब से देखूँ तो इस पर कितना रहेगा हमारे पास, यहाँ पर कितना बनेगा मेरे पास 100 ml। अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, ये डिसोबे कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्यों? बिकॉज ये वॉल्यूम है बेटा, ये मास नहीं है, ये वॉल्यूम है। ठीक है ना, और गैसेस का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है कभी भी। ठीक है ना, गैसेस का वॉल्यूम कभी फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर। ठीक है ना, जो वाटर वेपर बनेगी ये कितनी बनेगी बेटा 100 ml बनेगी। ऐसा क्यों हुआ ये देखेंगे। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर कितना था, जो मेरा इसमें रिएक्टेंट की जो गैसेस थी उसका वॉल्यूम, रेशियो बाय वॉल्यूम,
हाँ ठीक है ना, उसका रेशियो मेंटेन रहेगा, ठीक है ना, उसका रेशियो मेंटेन रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 ml वाटर को ब्रेक करूँगा, 100 ml वाटर को ब्रेक करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, 100 ml हाइड्रोजन मिलेगी और बची हुई ऑक्सीजन क्या 50 ml होगी। समझ में आया? क्योंकि इसमें गैसेस क्या हुई हैं, कंबाइन हो गई हैं। तो मेरे को ये देखना है कि इसका और इसका जो रेशियो है वो मेंटेन रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका रेशियो क्या है, इसमें अगर मैं एक मॉलिक्यूल को तोड़ूंगा, मतलब मैं 50 ml को तोड़ूँ, इसको तोड़ूँ तो 50 ml मेरा ऑक्सीजन आना चाहिए। तो इसको तोड़ने में 50 ml ऑक्सीजन कब आएगा, देखो जब 100 ml ये है तो 50 ml ये आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रही वाली बात। 100 ml हाइड्रोजन है तो 50 ml मेरा क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। अगर इसको तोड़ने पे 100 ml मेरा हाइड्रोजन मिल रहा है तो 50 ml क्यों बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। समझ में आ रहा है बेटा, ये चीज़ समझ में आ रही है ना बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझेंगे आराम अच्छे से कि जो मेरा रेशियो है, जो गैस का रेशियो है वो है वॉल्यूम, वो सेम रहेगा, ठीक है ना। इसलिए ये 100 और 50 ml बन के 100 ml बन रहा है। समझ में आया ना बेटा ये बात। इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हमने देखा था, जब हम 100 ml पानी को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो अगर उसमें 100 ml मतलब 100 ml हाइड्रोजन निकलेगी तो उसमें ऑक्सीजन कितनी निकलेगी, 50 ml ही निकलेगी। क्यों, क्योंकि उनका जो रेशियो है जिसमें वो मिलके वो जो बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं, वो रेशियो एकदम कांस्टेंट है। मतलब वो कैसा है, 2:1 का रेशियो है और वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। आखिरी जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का वो क्या है, बेटा, वो है, दिख रहा है बेटा लिखा हुआ, देखो दिख रहा है, बताओ ना कौन सा है बेटा, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है ना। इसमें जो सबसे मेन हमें बात समझनी है वो है एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि इसी के ऊपर हमें मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा बेटा, मोल कॉन्सेप्ट। ये भी हम बात करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है ना, बाद में। अभी देखेंगे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, ये नंबर होता है एवोगैड्रो। ये क्या बताता है, क्या करता है, इसके बारे में हम पूरी अभी डिस्कस में बात करेंगे, ठीक है ना। तो एवोगैड्रो ने बताया कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम ले लो गैसेस का सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें एकदम बराबर होंगे। पिछला ही केस देखते हैं, H2 था हमारे पास और O2 था ना बेटा। क्या बनाया उसने, 2H2O बनाया, ठीक है, ये बनाया था, ठीक है ना। अब क्या है इसमें ने मेरे को हमें ये बताया कि अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेगा तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल इसके मान लो इसके वॉल्यूम्स कितने थे, इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पर, और इसके कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे, 50 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स जो यूज़ हुए जब ये बने तो कितने बनेंगे यहाँ पर, 100 मॉलिक्यूल्स। ऐसे भी समझ में आ रहा है, जितने इसके मॉलिक्यूल होंगे उतने इसके बनेंगे। देखो 2 इसके मॉलिक्यूल हैं, 2 इसके बनेंगे, जितने इसके मॉलिक्यूल होंगे उसका आधा मॉलिक्यूल यहाँ बनेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर इसके 50 मॉलिक्यूल्स होंगे तो यहाँ 100 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूँ इसके मेरे पास 200 मॉलिक्यूल्स हैं और इसके मेरे पास 70 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ कितने बनेंगे ये आपको बताना है। अगर आप ये बता सको तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया है, मतलब हाँ कोशिश करेंगे तो देखेंगे। मेरे को क्या पता था, मेरे को ये पता था कि अगर मेरे पास 100 ये होंगे तो 100 ये बनने चाहिए, लेकिन कब बनेंगे, जब ये कितने हो, 50 हो। तो मेरे 200 जब ये थे तो ये 200 बनेंगे तब जब ये कितने हो, 100 हो, ठीक है ना। ये 200 तब बनेंगे जब ये 100 हो, लेकिन ये क्या 100 है, नहीं है, ये कम है ना। तो यानी कि ये अगर 70 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये कितनों से रिएक्ट कर सकते हैं, सिर्फ 2 × 70 से, इतना ही कर सकते हैं। देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 70 होंगे तो यहाँ 2 × 70 से मल्टीप्लाई हुआ। ये बात समझ में आई बेटा। तो यानी कि यहाँ पर भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कितने बनेंगे बेटा, 140। तो बचा हुआ जो 60 मॉलिक्यूल है, जो बचा हुआ 60 मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रहेंगे, वो अनरिएक्टेड रहेंगे। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी लिमिटिंग रिएजेंट की मतलब जो चीज़ कम होती है, लिमिटिंग रिएजेंट वो ये बताता है कि जो चीज़ कम होगी
जो चीज़ कम होगी वो डिसाइड करेगी कि रिएक्शन कितनी होगी, ठीक है ना, रिएक्शन कितनी होगी। समझ में आ रही बेटा ये बात? जो चीज़ कम है वही तो डिपेंड करेगी, डिसाइड करेगी ना। क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास चीनी है और आपके पास रसना बनाने के लिए है। अगर मान लो आपके पास चीनी अबंडेंट है बहुत ज़्यादा, पानी आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पास रसना के पैकेट कितने हैं, 10, तो आप कितना रसना बना सकते हो, 10। क्यों? बिकॉज रसना के पैकेट्स जो है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, वो क्या है, वो बताएंगे कि मैं कितना रसना बना सकता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने आपको एकदम नॉर्मल एग्जांपल दिया है कि ये बताएगा कि कितने। फॉर एग्जांपल आपके पास जगह है, बहुत बड़ी जगह है, ठीक है, खेलने के लिए आपके पास बहुत बड़ी जगह है, आप क्रिकेट खेल सकते हो, ठीक है ना। आपके पास प्लेयर्स कितने हैं, आपके पास प्लेयर्स कितने हैं, 50 प्लेयर्स हैं, लेकिन क्रिकेट के गेम में कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं, सिर्फ 11 खेल सकते हैं। जो रूल्स हैं वो बताएंगे, वो हैं कि वो डिसाइडिंग है, यानी कि वो लिमिटिंग एजेंट है। वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ 22 लोग ही खेल सकते हैं, बाकी लोग जो एक्स्ट्रा हैं वो नहीं खेल सकते, चाहे ग्राउंड आपका कितना भी बड़ा क्यों ना हो। समझ में आया ना बेटा बात? तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वो ये डिसाइड करेगा कि कितनी रिएक्शन होगी, ठीक है ना। और जो कम होता है उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर हमें एक नया कॉन्सेप्ट पता चला, लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है ना। तो एवोगैड्रो ने क्या बताया, एवोगैड्रो के लिए लिखेंगे, आप लिखेंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स उनके बराबर होने थे। तो एवोगैड्रो ने अलग अलग बात बताई कि एटम्स और मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है ना, जो हमें समझ में भी आता है कि क्या होता है एटम्स और मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटम होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स लगे हों, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स लगे हों, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल KMnO4, इस मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, 1, 2 और 3, पोटेशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसको कहेंगे ट्राई एटॉमिक, और इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं बेटा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो H2O क्या है, H2O इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, सॉरी H2O इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें क्यों है, इसमें 3 एटम्स लगे हुए हैं, देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ऐसे बना होगा ना मॉलिक्यूल। तो जो ये मॉलिक्यूल बना होगा, जो ये मॉलिक्यूल बना है मेरा, इसमें कितने एटम्स है, 3 एटम्स है, ठीक है ना। तो ये कैसा ट्राई एटॉमिक है। तो जितने ज़्यादा लगेंगे उसको क्या कहेंगे बेटा, पॉली एटॉमिक। यहाँ पर 4, 5, 6 टोटल 6 लगे हैं, तो ये क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में कंसिडर करा जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो 1 वॉल्यूम ऑफ, इन्होंने जो बताया वो याद रखेंगे कि 1 वॉल्यूम ऑफ गैस, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, और एक और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेंगे और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेंगे। मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का लिया उतना ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के जितने लिए उतना उसके आधा एक ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 1 वॉल्यूम मान रहा हूँ कि इससे रिएक्ट करता है, ठीक है ना, और तो जब मेरा वाटर बनना होगा, H2O बनना होगा, उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे मेरे पास ऐसे हर जगह, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं कि क्या है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, फिर 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेंगे और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेंगे। 2 वॉल्यूम तो है हमारे पास हाइड्रोजन के और 1 वॉल्यूम क्या है मेरे पास ऑक्सीजन का, तब जाके H2O बन रहा है। सबसे इजी एग्जांपल है H2O को एलोबरेट करना, इसलिए मैं H2O से एलोबरेट कर रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है। आपको कोई होगा, आपको कोई मुश्किल आती है किसी क्वेश्चन में, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ इस वाले क्वेश्चन में, हम उसमें भी ये रूल लगा के आपको समझा सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन में ये रूल लग सकता है जहाँ पर गैसेस का इन्वॉल्वमेंट हो, आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद डाल्टन को थोड़ी सी एवोगैड्रो से थी परेशानी, ठीक है ना, उनको लगा कि एवोगैड्रो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में उन्होंने अपनी बात रखी कि हाँ ये होना चाहिए, ठीक है ना। पहले उन्होंने बस यही कहा था कि ये डायटॉमिक पॉलीटॉमिक होते हैं, ठीक है ना, और एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं बताया था, सब मॉलिक्यूल्स बोले थे उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन डाल्टन ने बताया व्हाट आर एटम्स एंड व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी
पढ़ेंगे। हमने ये 5 लॉ पढ़ लिया ना, 5वां लॉ पढ़ लिया ना। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, ये फटाफट देखेंगे और फिर इस क्लास को ओवर करेंगे। कल से हम मास और मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। व्हाट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। और ये जो मैंने नंबर लिखवाया है इसको याद रखेंगे। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है बेटा, ज़्यादातर आपकी कैलकुलेशंस में यूज़ होगा, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता हो जाएगा, ये नंबर याद हो जाएगा, तो आप काफ़ी इसमें क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये नंबर पहले लिख दिया है। इसको कहते हैं बेटा एवोगैड्रो नंबर। इसको एन से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू कितनी होती है, 6.002 इंटू 10⁻23। चलो अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे चलते हैं बेटा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये बात आपको समझ में आ रही क्या है ये, ठीक है ना। देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। मैटर्स, डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने बताया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। इनडिविजिबल एटम मीन्स मैटर किससे बना होता है, एटम से बना होता है, दैट कांट बी डिवाइडेड फर्दर, ठीक है ना। ये इन्होंने बोला था कि एटम को हम और छोटा नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना, जो कि बाद में रॉन्ग प्रूफ हो गई, क्योंकि हमें पता है देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिससे हम इसे और तोड़ सकते हैं। फिर हमने माना कि ये क्या है, आपके बेसिक एलिमेंट्स हैं जो एटम्स को बना रहे हैं। लेकिन फिर बाद में हमें और भी इसमें आगे और ज़्यादा हमारी रिसर्च हुई है और काफ़ी कुछ पता चला। लेकिन अभी तक आपको सिर्फ यही जानना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं हमारे पास, जिससे एटम बने होते हैं। तो ये रॉन्ग प्रूफ हो जाती है। लेकिन पहला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहता है एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एटम्स आर इनडिविजिबल, ठीक है ना। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, उन्होंने इतना बताया, ठीक है ना। ऑल एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। मतलब हर एटम का जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक मास है उस एटम का मास उतना ही रहेगा। अगर एलिमेंट दूसरा लोगे तो उसका मास डिफर कर जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के सारे एटम्स का मास कितना होगा, 1U होगा, ठीक है ना। कार्बन के सारे एटम्स का मास कितना होगा, 12U होगा। ऑक्सीजन के सारे एटम्स का मास कितना होगा, 16U होगा, ठीक है ना। U क्या है, U इज़ द यूनिट फॉर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। ये किसके बराबर होती है, ये एक एटम के मास के बराबर होती है, ठीक है ना। एक एटम के मास के बराबर होती है, ठीक है ना। एक एटम का मास कितना होता है, 1U होता है, ठीक है ना। और 1U की वैल्यू लगभग हमारी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना, इतना होती है। तो अभी इसके ऊपर नहीं जाएंगे ज़्यादा। ये क्या होता है, प्रोटॉन का मास होता है, इसको हम 1U के बराबर मानते हैं, ठीक है ना। अभी इतना ही सोचेंगे कि जो उन्होंने बताया है, इसके बारे में आपको मोल कॉन्सेप्ट में मैं पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना। इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसको बस समझेंगे कि एक मास होता है, इसको 1U से डिनोट करते हैं, इसको एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। और एटम का मास क्या होता है, हर एटम का मास कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। हर एटम का मास कांस्टेंट होता है, मतलब हर एक हाइड्रोजन का मास 1U होगा, चाहे आप कोई भी एटम उठा के देख लो, ठीक है ना। और डिफरेंट जैसे जाते होगे, जो कार्बन में जाओगे तो हर एटम का मास 12 होगा, हर ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16U होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो, ठीक है ना। तो कंपाउंड कब बनते हैं, एकदम सही बात थी। कंपाउंड तब बनते हैं जब दो अलग अलग एटम्स मिक्स होते हैं, ठीक है ना, मिक्स होते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, जैसे Al2O3 में एल्युमिनियम 2 लोगे और ऑक्सीजन को 3 गुना वेट में लोगे। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम का वेट कितना होता है बेटा, एल्युमिनियम का वेट होता है बेटा 26, ठीक है ना। एल्युमिनियम का वेट होता है 26, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, ठीक है ना। तो 26 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, यानी कि इसका वेट अगर मैं 48 लूँगा और इसका वेट कितना लूँगा 52 लूँगा, तो ये क्या होंगे, प्रॉपर रेशियो में क्या हो जाएंगे, फिक्स रेशियो में क्या हो जाएंगे, मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे फिक्स रेशियो में मिलके। बेटा ये बात दिखी आपको, फिर नहीं दिख रही है तो ऐसे देखेंगे, ठीक है ना। तो Al2O3 जब मैंने मिलाया था 26 इंटू 2 और 16 इंटू 3, ये आपको समझ में आया कि 52 और 48 कैसे हुआ, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया।
नेक्स्ट जो लॉ था, नेक्स्ट जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में अपने बात की, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, किसी और के साथ कोई और बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में टूटते नहीं है। तो क्या है बेटा, रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन of atoms are done in chemical reactions, ठीक है ना। एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आपके जो एटम्स होते हैं, ठीक है ना, उनको रीऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल H2 और O2 दो अलग अलग आए थे, उनको रीऑर्गेनाइज करके हमने H2O बनाया, ठीक है ना। दो H आए थे, एक O आया था, हमने क्या किया, O को बीच में लगाया और HH को इधर लगाया। ये नेचर में अपने आप होता है, ठीक है ना, जो हमें पता चला है एक्सपेरिमेंट्स के बाद कि ऐसे ऑक्सीजन बगल बगल में आ जाते हैं और ऐसे बनता है। और अभी आप ये बात आपको पता चलेगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है ना, इस टाइप का होता है। ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जो आपने शायद पहले भी पढ़ा हो, क्या नहीं होगा, बस इतना ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड बने हैं, तो इसके बीच में बॉन्ड कैसे बनते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट, ठीक है ना। पता होगा आपको कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आगे जब आएंगे इसका यूज़ होगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी सब इतना जान लेंगे कि ये बॉन्ड्स ऐसे बनते हैं और यहाँ रिऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। ये हमारा अभी तक समझने की बात थी, ठीक है ना। बेसिक पे ही चलेंगे, ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बेसिक से चलते हुए शुरू करेंगे और आगे तक सब कुछ समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो डाल्टन थ्योरी, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, couldn't explain the law of chemical combination, कि ऐसा कॉम्बिनेशन होता क्यों है, ये समझने हैं, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि गैसेस वॉल्यूम जो होते हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। उन्होंने ये नहीं बता पाया कि ये जो कंबाइन हो रहे हैं, एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन लेटर हमारे अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ और थ्योरीज दी और ये बताया कि ये कंपाउंड ऐसे मिलेगा, ये कंपाउंड ऐसे मिलेगा। वो ये तो बता पाए कि ये रिऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन कैसे होगा रिऑर्गेनाइजेशन ये वो नहीं बता पाए, ठीक है ना। तो कल हम क्या पढ़ेंगे बेटा, मूल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर इन सब बातों के आगे डिस्कस करेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारी समझ में आ गई होगी। तो उसके 4 पॉइंट्स है, वो हमेशा याद रखेंगे कि एटम कांट बी डिवाइडेड फर्दर, ठीक है ना। एटम कांट बी डिवाइडेड फर्दर पहला वाला था उसका, ठीक है ना, जो कि गलत प्रूफ हो गया। लेकिन अभी हमें सिर्फ एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है इनकी, तो हम यही पढ़ेंगे, हमें मान के चलेंगे, उसको और तोड़ा नहीं जा सकता। सेकेंड इज एटम का जो होता है मास जो होता है कांस्टेंट होता है, जो एकदम करेक्ट था कि हर एक एटम का मास अपना कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। पूरे के पूरे जो क्वांटिटी होगी वो एक एटम के मास पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल एक अगर मैं एक बीकर लूँ, एक यहाँ पे कंटेनर लूँ, उसमें मेरे कितने हो 1000 हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 1000 U हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1 U है, तो 1000 का कितना होगा 1000 U हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें कार्बन एटम भरूंगा 1000 कार्बन एटम भरूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12,000 U हो जाएगा इसका कार्बन एटम का, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हमें क्या करना है, अगला मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, होप यू अंडरस्टैंड।